जय हिंद एंड वेलकम टू 8th लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल सीरीज इन 30 डेज एपीएफ क्रैश कोर्स। मेहनत इतना करो कि कामयाबी जो है वो किस्मत बन जाए। तो इसी थॉट के साथ हम अपना लेक्चर 8वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एग्जाम व्यू पॉइंट से। यू कैन एक्सपेक्ट यहाँ से एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दी फॉर द एग्जाम्स। द टॉपिक दैट आई विल बी कवरिंग इन दिस लेक्चर इज क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। देखिए, प्रोग्राम्स इन इंडिया में हमने पहले नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है सबसे पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो इंडिया में मेजर्स लिए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए, वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हम प्रोसीड करते हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट जो है इसको हम डिफाइन करते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज किसी भी रीजन का ऑफ वेदर इवेंट्स। वेदर और क्लाइमेट में आप एक डिफरेंस समझिए कि अगर वेदर जो है वो एक दिन का जो वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ का सीज़न है, वहाँ का मौसम है, दैट विल बी कॉल्ड द वेदर। लेकिन अगर हम उस पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट की बात करेंगे तो हम उस रीजन के वेदर का लॉन्ग टर्म एवरेज निकालेंगे, फिर हम बताएंगे कि इस रीजन में ये क्लाइमेट पाए जाते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर, दैट इज एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस। ये किस वजह से होता है? रीजन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो नेचुरल भी होता है और ह्यूमन इन्हांस्ड नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है, आप समझिए इसको, कि जो सन के रेडिएशंस हैं, सोलर रेडिएशन, वो इनकमिंग रेडिएशन है, दैट इज़ शॉर्ट वेव होते हैं। वो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो सोलर रेडिएशन जो अर्थ की तरफ आते हैं दैट इज़ शॉर्ट वेव रेडिएशन। और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वहाँ पे कई सारे गैसेस होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, लेकिन सिंस दे आर शॉर्ट वेव रेडिएशन तो they are not trapped by the atmosphere initially when the solar radiation is incoming towards the earth surface. But what happens is कि जब वो रिफ्रैक्ट होते हैं, क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो जो रिफ्रैक्टेड रेडिएशन होता है उसको ट्रैप कर लेते हैं। वाई दे आर एबल टू ट्रैप? अर्लियर दे वर नॉट एबल टू ट्रैप, नाउ दे आर एबल टू ट्रैप बिकॉज नाउ द रिफ्रैक्टेड सोलर रेडिएशन इज इन लॉन्ग वेव रेडिएशन। आप ध्यान रखेंगे एग्जाम व्यू पॉइंट से, ज़्यादा टेक्निकलिटी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम रिस्पेक्ट्स में हम बात कर रहे हैं कि इनकमिंग जो होता है वो शॉर्ट वेव होता है और आउट गोइंग जो होता है दैट इज़ लॉन्ग वेव रेडिएशन, दैट इज़ absorbed by the atmosphere and greenhouse gases present in the atmosphere, and that leads to increase in the natural increase in the temperature of the earth's atmosphere near the earth's surface, and that causes the global warming. Human enhanced क्या होता है कि when more greenhouse gases are released into the environment due to anthropogenic causes, then that is causing more global warming, and that is human induced greenhouse effect. हम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। तो देखिए, कुछ एग्जाम्स व्यू पॉइंट से हम बात करेंगे। सबसे पहला है ग्रीन हाउस वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है इट इज़ ओवरऑल बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस emitted through human activities. Next is methane. Methane is emitted by the natural sources as well as human activities. Human activities में आप याद रखेंगे raising of livestock also releases methane into the environment. Next is nitrous oxide. Human activities like agriculture, fossil fuel combinations, etc., industrial processes, etc., contribute नाइट्रस ऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज फ्लोरिनेटेड गैस। देखिए, मेजर कैटेगरीज है फ्लोरिनेटेड गैस का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साक्लोराइड। दीज आर हैविंग वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। देखिए, पोटेंशियल आप समझिए, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उन गैसेस के लिए यूज़ किया जाता है जो उनके पोटेंशियल्स को बताते हैं कि हाउ मच दे आर हैविंग मोर पोटेंशियल इन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो फ्लोरिनेटेड गैस हैं, HFC, PFC, SF6, they are having very high global warming potential compared to other gases like methane, carbon dioxide, water vapor. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
एक आप याद रखेंगे कि CFC एंड HCFC, that is hydrochlorofluorocarbon, that is covered under Montreal Protocol, but hydrofluorocarbon is covered under amendment, Kigali Amendment to the Montreal Protocol. ये नेक्स्ट इज ये ब्लैक कार्बन जो है ये कॉमनली सूट को बोला जाता है और ये एक एयर पोल्यूटेंट है दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन। नेक्स्ट आपको इस ब्लैक कार्बन से पॉइंट जो याद रखना है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ सनलाइट। सी ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन, दीज आर ऑल्सो ग्रीन हाउस गैसेस, सो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज ब्राउन कार्बन। ब्राउन कार्बन इज पार्टिकल्स रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्योर कंबशन सच एज सूट एंड डस्ट। इसमें आपको याद रखना है कि इट इज इमिटेड ओनली बाय द बायोमास कंबशन। देखिए नेक्स्ट है मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज फॉर क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट पॉइंट इज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। देखिए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब है CO2 गैस को कैप्चर करना इन द एटमॉस्फेयर। देखिए ये दो टाइप आप इसमें ध्यान रखेंगे। टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन मतलब प्लांट्स एंड ट्रीज स्टोर CO2 इन देयर बॉडीज and in their roots. This is the terrestrial sequestration by which CO2 gas is captured in the atmosphere. Next is geological sequestration. In this CO2 गैस जो है वो thousands of feet underground bury कर दिया जाता है। Next is carbon sink. See, carbon sink you need to understand is anything that absorbs carbon more than it releases as carbon dioxide. This is known as carbon sink. Next is carbon credit. See, this is very important point, favorite point of UPSC for making questions. देखिए कार्बन ये एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है एंड इसमें क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है राइट टू एमिट 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। आप ध्यान रखेंगे ग्रीन कार्बन, कार्बन रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ग्रीन कार्बन। नेक्स्ट इज ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन मीन्स रेफर्स टू कोस्टल, एक्वाटिक एंड मरीन कार्बन सिंक्स। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा है कार्बन ऑफसेटिंग। देखिए कार्बन ऑफसेटिंग मीन्स कंपनसेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन वन इज कॉज्ड बाय प्रिवेंटिंग सेम अमाउंट ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम हैपनिंग समवेयर एल्स। दिस इज कार्बन ऑफसेटिंग। इसका कार्बन ऑफसेटिंग का आप बस क्रक्स ये समझिए कि कंपनसेशन दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन का। एक जगह आप जब कहीं पोल्यूट कर रहे हैं तो दूसरा जगह आप कंपनसेट कर रहे हैं उतना ही सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने से वेयर ऑन अर्थ। देखिए आप बोलेगा सर अभी तो आपने कार्बन क्रेडिट की बात की, वो भी बोलता है नहीं वो ऐसा नहीं है, दैट इज़ द सर्टिफिकेट, बट हियर इट इज़ कंपनसेशन। ऑफसेटिंग, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, कार्बन सर्टिफिकेट, these carbon credit, these all you will get to know जब हम नेक्स्ट टॉपिक अभी लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट आप याद रखेंगे इस पे कि क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आया था। इसमें क्या था कि इंडस्ट्रियलाइज नेशन वुड पे डेवलपिंग नेशंस फॉर मेकिंग ओवरऑल रिडक्शन इन द global emissions on their behalf. This is the CDM, that is Clean Development Mechanism, very important for UPSC exam. Next is carbon tax. See, it is a form of pollution tax. It is a fee that is levied on production, distribution और use of fossil fuel based. देखिए नेक्स्ट है जियो इंजीनियरिंग। देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अर्थ को कूल करने के लिए कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल में स्पेस में मिरर लगा दिया, तो इस टाइप से दैट इज़ कॉल्ड द जियो इंजीनियरिंग। देखिए नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ध्यान रखना है UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on Climate Change. This is very important. You need to keep few points in mind. That is Secretariat. इसका Secretariat बॉन्ड जर्मनी में है। Kyoto Protocol was negotiated under this framework UNFCCC. इंडिया इज नॉन एनेक्स पार्टी। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए UNFCCC के हिसाब से यहाँ पे एनेक्स जो हैं देयर आर 3 एनेक्स, एनेक्स 1, एनेक्स 2 एंड नॉन एनेक्स। एनेक्स 1 जो है वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ और इकॉनमीज इन ट्रांजिशन की बात करता है। आप यहाँ पे देखिए एनेक्स 1 जो है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ एंड इकॉनमीज इन ट्रांजिशन की बात करता है। एनेक्स 2 जो है ये डेवलप कंट्रीज़ विच पेज फॉर द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, ये एनेक्स 2 कंट्रीज़ की बात करता है। एंड नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज़ ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, दैट इज़ वाई it is under the non-annex party. One point you need to remember is UNFCCC, that is legally non-binding. देखिए ये क्या मतलब है एनेक्स 1, नॉन एनेक्स 1 या एनेक्स 2। देखिए ये होता क्या है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, वहाँ पे बहुत सारे
मल्टी स्टेक होल्डर्स वहाँ पे आते हैं, कंट्रीज़ भी आती हैं, एनजीओज़ भी आती हैं, और वहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्लाइमेट चेंज में या फिर पोल्यूशन में उनका डिफरेंट रोल रहा है। क्लाइमेट चेंज जो अभी हो रहा है और यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, they are they are getting exploited more because whatever change that has happened is not due to their major contribution. So what compensation, what favorable environment should be given to them developing countries, what compensation do developed countries give to least developed and developing countries, हम इन सब की बातें करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में। इसी सब से रिलेटेड हमारा ऑर्गेनाइजेशंस और उसी के ऊपर काम करने वाले काम करने की बातें चलती हैं। तो इसी में UNFCCC में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे तीन एनेक्सेस हैं, NX1, NX2 एंड नॉन एनेक्स। आप एक पॉइंट याद रखेंगे UNFCCC से कि ये लीगली नॉन बाइंडिंग है। और एक और पॉइंट कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है इट वाज नेगोशिएटेड अंडर दिस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट हमारा है क्योटो प्रोटोकॉल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अडॉप्टेड इन 1997 इन क्योटो, जापान। It came into force in 2005. It gave binding targets to NX1 countries. देखिए यहाँ पे NX1 countries ने की हमने बात की थी. It gave binding targets to NX1 countries. See, India has ratified second commitment period of Kyoto Protocol known as Doha Amendment to the Protocol. देखिए जो इंडिया जो है उसने सेकंड कमिटमेंट पीरियड को रेटिफाई किया है, मींस इंडिया इज नाउ बाउंड टू फॉलो द सेकंड कमिटमेंट पीरियड। और जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड क्योटो प्रोटोकॉल का है वो 2020 के बाद से स्टार्ट होता है। देखिए पहला जो कमिटमेंट पीरियड क्योटो प्रोटोकॉल का था, जो आपको ध्यान रखना है कि वो 2012 से लेकर के 2020 तक था। ऑल्दो इट केम इनटू फोर्स इन 2005, लेकिन इसका जो पीरियड है, कमिटमेंट पीरियड है, वो 2012 से लेकर के 2020 तक था। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे एक पॉइंट कि पेरिस एग्रीमेंट जो है 2015 में जो हुआ था, जिसको हम PCA क्लाइमेट चेंज PCA एग्रीमेंट भी बोलते हैं, दैट इज़ नॉट एन अमेंडमेंट टू क्योटो प्रोटोकॉल बट अ सेपरेट इंस्ट्रूमेंट ऑल टुगेदर। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल की के से रिलेटेड जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, इट इज़ अ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका क्या मतलब है? देखिए क्लाइमेट चेंज जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो आज हुआ है उसमें मेजर चंक और मेजर रोल जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि USA हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, उनका ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है। दैट इज़ वाई दे शुड हैव द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपेयर टू द डेवलपिंग नेशंस। दैट इज़ वाई इट इज़ द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये क्योटो प्रोटोकॉल का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है, आप ध्यान रखेंगे कि CO2, मीथेन, NO2 एंड सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये सब गैसेस हैं जो इस प्रोटोकॉल के अंडर कवर्ड हैं। प्रोटोकॉल के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है इज़ फ्लेक्सिबल मैकेनिज़्म। इसका क्या मतलब है? ये जो फ्लेक्सिबल मैकेनिज़्म के हिसाब से ये अलाउ करता है NX1 इकॉनमीज़ को अपने ग्रीन हाउस गैसेस टारगेट को बाई फॉलोइंग मेथड्स। सबसे पहले फाइनेंशियल एक्सचेंजेस। देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये जो प्रोटोकॉल्स और ये सब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो रहा है, इसमें डिस्कस करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ या डेवलप कंट्रीज़ को अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेना है तो दे नीड टू कंपनसेट फॉर एवर एडवर्सिटीज़ दैट दे आर कॉजिंग टू द एनवायरनमेंट और वॉट एवर एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज दे आर contributing to the environment, and in that case Kyoto protocol जो है it provides flexible mechanism to NX1 economies। NX1 economies हमने यहाँ देखा था कि industrialized countries and economies in transition। तो सबसे पहला है CDM, that is clean development mechanism। हमने बात की थी यहाँ पिछले स्लाइड में बात की थी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइज नेशन दे पे डेवलपिंग नेशंस टू मेक ओवरऑल रिडक्शंस इन ग्लोबल एमिशंस ऑन देयर बिहाफ। इसका मतलब है कि अगर वो कोई अपना डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और उसके वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, तो नाउ दे पे द डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर मिटिगेटिंग गैसियस रिलीज ऑन देयर बिहाफ। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इज़ डन अंडर CDM। नेक्स्ट इज, देखिए जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं कि एक NX1 कंट्री दूसरे NX1 कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट करता है
for compensating the environment. Maybe they will take some projects that is sustainable project or renewable project that contributes positively to the environment for as a compensation. I hope आपको CDM and joint implementation under Kyoto protocol समझ आ गया होगा. हम आगे प्रोसीड करते हैं. देखिए बाली मीट, देखिए बाली मीट में आपको ये याद रखना है कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 को, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 को हम बाली मीट बोलते हैं. यहाँ पे अडाप्टेशन फंड का लॉन्च हुआ था. बाली एक्शन प्लान आया था बाली मीट में. देखिए बाली एक्शन प्लान में रेड प्लस का कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन हुआ था. रेड प्लस क्या है अभी आगे के स्लाइड में आप समझ जाएंगे. देखिए बाली में यहाँ पे सारे ही डेवलप कंट्रीज पार्टीज़ ने अग्री किया था quantified emission limitations taking into account differences in their national circumstances. डेवलप कंट्रीज ने स्ट्रेस किया था डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो शुड टेक सम काइंड ऑफ एमिशन कट्स. नेक्स्ट इज कोपेनहेगन समिट 2009. देखिए कोपेनहेगन समिट में आपको कुछ ध्यान रखना है. सबसे पहला कि इट प्रोड्यूस द कोपेनहेगन अकॉर्ड. देखिए डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. वी विल बी डीलिंग स्पेसिफिकली विद द एग्जाम व्यू पॉइंट. सो कोपेनहेगन समिट, कोपेनहेगन अकॉर्ड, यहाँ पे डेवलपिंग नेशंस के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था. दैट ब्लॉक, डेवलपिंग नेशंस ब्लॉक के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था. एंड दैट ब्लॉक वाज नेशन ब्लॉक वाज नोन एज बेसिक, मीन्स ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना. अगेन का एक ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखेंगे. ऑल कंट्रीज शुड प्लेज वॉलंटरी लिमिट्स, no binding obligation. Since the lecture is going long, so I'll be making part 2 of lecture 8, and that will be of 5-6 minutes. So stay tuned. Thank you.